ओके बच्चों, वेलकम बैक। तो आइए वापस से चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सॉल्व करने के सफ़र पर। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। चलिए, पहला सेट है हमारे पास ए। तो आपको मालूम है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी तरह के सेट का सबसेट होता है। अब इसको फिलोसफिकली हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक सेट है, हमारे पास सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है। अच्छा, जब ये सब नहीं थे तो क्या था? तो भी कुछ था। अब हम उसको कुछ भी कह लें, आप इसको फिलोसफिकली कह लें नथिंगनेस, जैसे हम यूनिवर्स के बारे में कहते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि हम बहुत पुराने हम इंसान बहुत पुराने जीव हैं। कुछ हज़ार साल पहले ही हमारा एग्जिस्टेंस रहा है इस पृथ्वी पर। पृथ्वी भी कुछ अरब साल पहले की बनी हुई है। ब्रह्मांड तो उससे पुराना है, यूनिवर्स तो उससे पुराना है। तो अगर आप सोचें इस सवाल पे कि जब ये सब नहीं था तब क्या था, तो उस समय अगर हम भारतीय सभ्यता के हिसाब से कहें तो कहते हैं शून्य था। या हम इसको कह दें देर वॉज नथिंगनेस। नथिंगनेस वॉज अ काइंड ऑफ थिंग जो शुरुआत में थी। शून्य से हमारा उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है। तो ये सारे फिलोसफिकल थॉट्स हैं जो कि एक लंबे समय तक फिलोसफी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होते रहे। तो जब धीरे धीरे हमने मान लिया, हमारी सभ्यता मानती है, हम मानते हैं कि हाँ, हम एक किसी शून्यता के साथ हम बढ़े हैं, एक नथिंगनेस के साथ हम आगे आए हैं। जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं से हम कुछ हुए हैं। तो उसी सारी फिलॉसफी को जॉर्ज कॉन्टोर ने क्या किया था, इस सेट थ्योरी में भी इन्वॉल्व किया था। और ये लंबा समय लगा था लोगों को मानने में कि देयर इज़ समथिंग लाइक एम्प्टी सेट। इवन कई सारे ऐसे थे, जॉन बर्नॉर्ड, रसल बर्नॉर्ड हैं, या डनक्रिड हैं, ये लोग कहते थे कि नो, देयर इज नथिंग लाइक नथिंगनेस, लाइक कुछ भी नहीं होता है, देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो होना चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से नहीं हुई, कुछ तो रहा होगा, कुछ से ही कुछ बन सकता है। नथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम, मतलब समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। ऐसे सारे कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस रहे हैं। खैर फिलहाल हम उतने फिलोसफिकल क्वेश्चंस पे नहीं जानते। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी सेट को बात करते हैं जिसमें आपको कुछ एलिमेंट दिख भी रहे हैं, तो भी हम वहाँ पर उस शून्यता को एक हिस्सा मानते हैं, उस नथिंगनेस को हम एक हिस्सा मानते हैं। तो एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ अ सेट। और कोई भी सबसेट जो होता है वो खुद का, तो कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो इसके हमारे पास दो सबसेट हैं, एक एम्प्टी सब सेट इसका सबसेट है, और एक वो खुद अपने आप का सबसेट है। चलिए दूसरे के बारे में आते हैं। यहाँ पर देखो, डेफिनेटली एम्प्टी सेट तो इस ए बी सबसेट का हिस्सा होगा ही। मान लो इसमें से एक एलिमेंट हम बाहर निकाल लें, तो एक एलिमेंट अगर आप बाहर निकाल लोगे तो वो भी इसका हिस्सा होगा। आप केवल बी निकाल लो तो भी वो इसका हिस्सा होगा, ए बी। आप कहो सर क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि एक सेट हम बनाए इस तरह से बी ए, और कह दें बी ए जो है वो सबसेट है ए बी का? बिल्कुल। कोई भी सबसेट जो होता है खुद का, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। अच्छा, हमने कहा एक और हम मान सकते हैं ए बी सबसेट ऑफ ए बी। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। चूँकि सेट थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी तरह से ऑर्डर के ऊपर कोई हम सवाल नहीं उठाते। तो बी ए इज़ सेम एज ए बी, केवल ऑर्डर ही तो चेंज है। इसीलिए दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो दोनों में से कोई एक क्वांटिटी, कोई भी एक स्टेटमेंट को आप अपने पास रखिए, दोनों लिखते हो तो रिपीटिशन हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। चलिए 1 2 3 के बारे में बात करें तो 1 2 3 के बारे में बात करने का मतलब है कि आपके पास हो सकता, आप एम्प्टी सेट तो इसका सबसेट होगा ही, 1 2 3 का डेफिनेटली होगा। और क्या हो सकता है, मान लो एक एलिमेंट 1 ले लिया तो वो भी इसका, मतलब इसका सबसेट होगा। आपने केवल 2 ले लिया, वो भी इसका सबसेट होगा। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, केवल 3 ले लिया तो वो भी सबसेट होगा। आपने 1 और 2 लिया वो भी सबसेट होगा। आपने 1 और 3 लिया वो भी सबसेट होगा। आपने 2 और 3 लिया वो भी सबसेट होगा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके 7 सबसेट हैं। आप कहो क्या सर हम 2 और 1 को भी तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन तो रिपीटिशन हो गया, ऑर्डर का ही चेंज हुआ। आप 3 1 लोगे तो सिर्फ ऑर्डर का चेंज होगा, तो नहीं लोगे, रिपीटिशन नहीं करोगे। 3 2 लोगे, ऑर्डर का चेंज नहीं रिपीट करोगे। तो आपके पास यही 7 सबसेट्स हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है फाइव। फाइव मीन्स द नल सेट। नल सेट के बारे में क्या है? तो ये तो वैसा है कि शून्यता कहाँ रहती है, नथिंगनेस, वेयर इज नथिंगनेस, व्हाट इज द एग्जिस्ट, वेयर डज नथिंगनेस एग्जिस्ट,
इट्स अ काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर है कि अगर हम कहते हैं कि शून्यता जो होती है वो शून्यता को रखती, शून्यता शून्यता में रहती है, तो ये ऐसा है कुछ कि आपके पास सबसेट है, फाइव नल सेट है, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ नल सेट, सिंपल। ये वैसे कहो कि सबसे नल सेट सभी सेट का वो होता है, सबसेट होता है, या कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ये ऐसी कंडीशन है दोनों चीज़ों को पूरा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर नल सेट ही सेट है, तो नल सेट सेट में मौजूद है और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो उसको भी ये डिफाइन कर रही है। तो हमारे पास यही एक कंडीशन है जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा दैट इज़ ये है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटरवल से जुड़ा हुआ। इंटरवल का मामला क्या है? जैसे मान लो बच्चों, आपके पास इंटरवल के लिए आपने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ की, इंटीजर की लाइन ड्रॉ की, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपने -1 -2 -3 -4 ये लिए हैं। आप किसी समय -3 से लेकर के +3 तक लेना चाहते हैं, मतलब आप कहना चाहते हो कि हमने -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इसको आप इतने सारे नंबर को आप कंसीडर करना चाहते हो। तो इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? शॉर्ट हैंड फॉर्म में आप इस तरह का ब्रैकेट लगाओ, एक बड़ा ब्रैकेट, कहाँ शुरू हुआ है -3 से, कहाँ ख़त्म होगा 3, ऐसे लिख दो। ऐसे ही चलो लेफ़्ट से होते हुए राइट की तरफ चलो, ऐसे लिख सकते हो। खास बात यहाँ पर ये है, चूँकि आपने -3 को कंसीडर किया है और +3 कंसीडर किया, तो हम यहाँ डार्क सर्किल बना दे रहे हैं। ये हम वो नोटेशन यूज कर रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में यूज किया गया, डार्क सर्किल। तो समझ लो डार्क सर्किल क्यों हुआ, क्योंकि वो सर्किल इसलिए डार्क हुआ क्योंकि उसके अंदर नंबर भरा हुआ था। मतलब सर्किल कोई हॉलो सर्किल था, उसमें -3 बैठ गया तो पूरा जगह घेर लिया, तो डार्क बन गया है। आप कहोगे अच्छा मान लो हम इस नंबर को ना लें, इसको ना लें और इसको ना लें, मतलब हम -3 को ना लें, हम +3 को ना लें, हम अपनी गणना शुरू करें -2 -1 0 1 2 3 1 2 बस। तो इसका मतलब है, अच्छा तो अब आप कह रहे हो कि आप इन दो किनारों को छोड़ना चाह रहे हो, खाली रखना चाह रहे हो, मतलब इनको हटा देना चाह रहे हो। तो आप यहाँ खाली सर्किल बना दो और उनके बीच के सारे नंबर ले लो। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका है -3 3। देखो ब्रैकेट कौन सा बना, सिर्फ एक कर्व्ड ब्रैकेट बना, छोटा ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं। दोनों में ही -3 3 लिया गया है, अंतर बस ब्रैकेट से है। ब्रैकेट से मैसेज क्या जा रहा है? अगर आपने बड़ा ब्रैकेट ले लिया, इसका मतलब है आपने जो नंबर लिए हैं उनको इंक्लूड किया है, वो नंबर और उनके बीच के सारे नंबरों को इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया है तो इसका मतलब है ये जो आपने नंबर लिखे हैं इनको बाहर निकाल दिया, इनके बीच के सारे नंबरों को ले लिया। तो एक शॉर्टकट नोटेशन में है ऐसा। जैसे आपने जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, सपोज जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक बच्चा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे भी लो, मुझे भी लो, मुझे भी लो। ठीक है, आपने कहा ठीक है, अब उसको हम सीधे कैसे कहें? फिर आपने कहा टीम चुनने की बारी आई। अब टीम चुनने की बारी आई तो उसको आपने खेलने से हटा के अंपायर बना दिया। अब वो ना बैटिंग कर सकता है ना बॉलिंग कर सकता है, उसको हटा दिया आपने, एक्सक्लूड कर दिया उसको। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि आपने ये नंबर एक्सक्लूड कर दिए हैं, आपने कौन सा ब्रैकेट बनाया है? ये स्मॉल ब्रैकेट। और आपने दिखाने के लिए कि ये ब्रैकेट हमने इंक्लूड कर लिए हैं अपनी जानकारी में, तो आपने कौन सा ब्रैकेट बनाया है? आपने ये लार्ज ब्रैकेट बनाया है। तो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है लार्ज ब्रैकेट हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है। अब हम इसको, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है? x इज सच दैट कि रियल नंबर हो और x जो है वो -6 से छोटा या उसके बराबर हो। मतलब आप 6 को इंक्लूड करोगे, 6 को इंक्लूड करोगे, तो इंक्लूड कर रहे हो तो आपने बड़ा ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद लेफ्ट में क्या है? -4 से मतलब x जो है -4 से बड़ा है, इसका मतलब -4 को उसने नहीं लिया है, तो इसको आपने छोटा ब्रैकेट बना दिया। तो ऐसा नहीं कि आपको ये नंबर छोड़ देना है। जब आप इसको लिखोगे, अब कोई कहे जरा इसको एक्सपेंड करके बताओ कितने नंबर आएंगे, तो आप कहाँ शुरू करोगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
6। क्योंकि यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा है तो आप 6 को यहाँ मेंशन करोगे, लेकिन चूंकि -4 के आगे छोटा ब्रैकेट लगा है तो इसको हटा करके इसके बाद वाला जो है उसको इंक्लूड करोगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो फॉर्म है वो ऐसा आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसा ही x रियल नंबर है, x जो है वो -10 से छोटा है, तो ठीक है -10 ले लिया। इसको नहीं इंक्लूड करना, चूँकि उससे छोटा इंक्लूड करना तो आपने ये ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद कॉमा, इधर देखो -12 से बड़ा है, यानी -12 को भी नहीं लेना है, उसको भी छोड़ देना है, तो ये होगा। कोई पूछे कितने नंबर आएंगे तो आपको खाली इसके अंदर, इस सेट के अंदर केवल -11 ही रहेगा। तो इस तरह से ये इसका इंटरवल नोटेशन है। यहाँ देखो एक्स आर है, x जो है वो 7 से छोटा है, मतलब 7 ले लोगे तो इसमें आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, छोटा ब्रैकेट। और x जो है 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, इक्वल टू का साइन यहाँ दिख रहा है ना, तो x 0 या 0 से बड़ा है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे, एक तरफ बड़ा ब्रैकेट, जहाँ इक्वल टू का साइन वहाँ बड़ा ब्रैकेट, और जहाँ इनइक्वलिटी वहाँ छोटा ब्रैकेट। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में क्या है, x जो है वो 4 या 4 से छोटा है, x जो है 3 या 3 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों को ही आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आपका ब्रैकेट ऐसा बन जाएगा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जाहिर सी बात है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, -30 है ना, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू -30। तो कैसे लिखोगे, द सेट इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी लेकिन -3 से बड़ी, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, ये छोटे ब्रैकेट है, और छोटे ब्रैकेट मतलब है ना हमें इससे भी हटाना है और हमें इसको भी हटाना है, तो 0 से आप छोटा होगा x और -3 से बड़ा होगा। तो इस तरह से आप उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दोगे। अगला क्या है, अगला है 6 12, और उसके बाद है 6 12 बड़े ब्रेक। अच्छा ओके, तब आएंगे तब लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपके पास 6 है और 12 है। ओके, तो कैसे लिखोगे, सेट कैसा होगा, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x की वैल्यू 12 से छोटी या बराबर होगी और 6 से बड़ी या बराबर होगी। इस तरह से, क्योंकि आपके ब्रैकेट कौन से हैं, आपके ब्रैकेट यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था ऐसा था, अगला क्वेश्चन था स्मॉल ब्रैकेट 6 12 ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 6 12, ओके, इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो कैसा है, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x की वैल्यू जो है वो 6 को नहीं इंक्लूड करना है, 6 से बड़ी है लेकिन 12 या उससे छोटी है, जो कि यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन -23 करके कुछ था। अगला क्वेश्चन है -23 और 5, ठीक है। तो अगला है -23 और 5, इस तरह का। तो यहाँ होगा x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, x इज इंक्लूडेड 5 बट एक्सक्लूड 23, इस तरह से, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, यहाँ 5 के साथ इक्वल टू का साइन लगाओगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, तो इसलिए इक्वल टू का साइन आपका लगेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर हमारे पास एक सेट बना रहे हैं जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो सवाल है कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट कैसा होगा। तो यूनिवर्सल सेट में आपके राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी ट्राइंगल होंगे, तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो उसमें आपके पास हो सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो उसके अंदर, और भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसके अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स में क्या होंगे कि उसके अंदर आइसोसेलेस हो सकते हैं, उसके अंदर इक्विलेटरल भी हो सकते हैं। आइसोसेलेस को मान लें, उसमें 2 साइड्स बराबर से, राइट एंगल ट्राइंगल में भी तो यही होता है ना
ये दो साइड्स बराबर होती हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये भी इस तरह का, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों साइड बराबर हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। दो साइड्स बराबर है तो 1 है तो ये जो होगा √2 हो जाएगा। इस तरह का कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि एक 1 हो एक 2 हो तो एक √5 हो। यहाँ आइसोसेलेस नहीं है, बट आइसोसेलेस इज आल्सो काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो आपके इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, जिसमें से केवल राइट एंगल ट्राइंगल एक सेट के रूप में है। ऐसे ही सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं। तो हमारा मेरे ख्याल से दोनों का आंसर एक ही जैसा होगा कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो ऐसा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल्स और आइसोसेलेस का होगा। उनमें से आप एक सेट बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल का भी और एक सेट बना सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारे पास एक सेट है 1 3 5, बी है 2 4 6, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट हैं जैसा कि सवाल में दिया गया है, दो सेट हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3 सेट्स ए बी सी। तो हमें ए बी सी सबका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें 1 3 5 2 4 6 और 0 2। अच्छा, अब सबको मिला लो। अगर सबको मिला लोगे तो क्या बनेगा? 0 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 बी में भी है सी में भी है, 3 ए में है, 4 बी और सी में है, 5 5 5 5 5 5 ए में है, 6 बी और सी दोनों में है, 7 कहीं नहीं है, 8 सी में है। बस इतने। तो हमें ऐसा सेट ढूंढना जिसमें कम से कम इतने एलिमेंट तो हों ही यूनिवर्सल सेट बनने के लिए। तो जरा हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर 0 तो हमें शामिल करना पड़ेगा। पहला देखें, एक 0 है 6 ही तक है तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 भी चाहिए। 5 कोई यूनिवर्सल सेट थोड़ी बन सकता है, 5 तो ऐसे खाली बेचारा रहता है, एम्प्टी सेट रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 0 से लेकर के 10 तक है, ठीक है कोई बात नहीं, 8 तक की तो हमें ज़रूरत है। यूनिवर्सल सेट है भाई, कुछ तो एक्स्ट्रा उसके पास होंगे ही। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारे एलिमेंट जो ए बी सी में है वो सब हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इट्स ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से सरल हल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है अब, कौन सा बचेगा? 1.4 होगा ना। एक्सरसाइज नंबर 1.4, एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.4। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यूनियन ढूंढना है। तो x यूनियन y क्या होगा? इसमें क्या होता है, हमें जितने एलिमेंट सबको लिखना है, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 दोनों में है तो हम एक ही बार 1 लिखेंगे, 2 1 में है तो एक बार लिखेंगे, 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा, जो यूनियन सेट होगा वो 1 2 3 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए AEIOU है, ABC है। तो आपके पास A यूनियन B जब लोगे बच्चों, तो आप A लिखोगे दोनों जगह एक बार लिखोगे, B लिखोगे, C लिखोगे, E लिखोगे, I लिखोगे, O लिखोगे, U लिखोगे। तो इस तरह से ये आपका यूनिवर्सल, ये आपका यूनियन बन गया। एक है X इज़ द नेचुरल नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन हो सकते हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह से आपके पास नंबर होंगे। तो सेट आपको इसको इस तरह से लिख लेना है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ऑल नेचुरल नंबर में कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लेस देन 6। अब इन दोनों का यूनियन ले लो। तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो इसमें तो जाहिर सी बात 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 दोनों में है तो एक ही बार रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 दोनों में है एक ही बार रहेगा, फिर आपके पास 9 हो जाएगा, 12 हो, ऐसे आपके पास और हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? x इज़ द नेचुरल नंबर ऑफ, x कैसा है? x अब इसमें के हिसाब से a जो है उसमें कैसा होना है? x 6
एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 में इक्वल टू का साइन, इसलिए 6 भी यहाँ पर शामिल करेंगे। बी क्या है, बी में है x जो है वो 6 से कम है, 7 हो सकता, x 6 से ज़्यादा है, सॉरी 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, बस, क्योंकि यहाँ 10 के आगे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो 10 से कम यानी 9 तक, 6 से ज़्यादा यानी 7 से, और है सब नेचुरल नंबर। तो आपके पास कौन कौन है, अब इसका यूनियन लोगे बच्चों तो क्या होगा आपके पास आएगा 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। इस तरह से आपके पास ये सारे नंबर यहाँ पर आपके पास आ जाया करेंगे। ठीक है। अब आपके पास है ए और आपके पास है बी। तो बी के अंदर क्या है, यानी कि बी ऐसा है कि इसके अंदर ए ऐसा है, ए जो है उसके अंदर 5 तो है ही, 1 है, 2 है, 3 है, और बी के अंदर बी केवल 5 है। तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा वो ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ 5 तो है। अब आप लिखना चाहो तो 5 लिख दो, बट 5 तो यहाँ नहीं भी लिखा तब भी यहाँ माना जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, या आप कन्फ्यूजन को हटाने के लिए 0 1 2 3 इस तरह से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्या है, ए बी है, बी क्या है, ए बी सी है। तो ए क्या ए सबसेट है बी का, बिल्कुल, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं, और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जरा मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको यहाँ देखोगे तो आपको ए यूनियन बी में वो लिखना है कि जो बार बार रिपीट ना हो। तो ए एक बार रिपीट है, नहीं लिखेंगे, बी यहाँ पर रिपीट है तो एक ही बार लिखेंगे, और सी लिखेंगे। तो हम ए बी सी लिखेंगे, और असल में देखिए तो ए बी सी और क्या है, ए बी सी कुछ और नहीं, बी ही है। तो जब हम दो सेटों का यूनियन लेते हैं और एक सेट दूसरे का, बड़े वाले का सबसेट होता है, तो जो बड़ा वाला होता है सबसेट उसी को लिख दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, जैसे बी एक बड़ा सबसेट, बड़ा सेट है, ए जो है एक छोटा सेट है, और साथ ही साथ वो बी का सबसेट है। तो जब ए बी का सबसेट है तो इन दोनों का जब यूनियन लोगे आप, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वही वहाँ पर आंसर के रूप में आएगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है ही, ऑलरेडी है। यूनियन लेने पर कुछ भी रिपीट तो करना नहीं है, तो उस तरह से वही सेट रिपीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यू बी। तो यहाँ पे लिखा है कि बी के अंदर ए है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो बी के अंदर ए है। तो जब भी आपके पास दो सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन, जिसका यूनियन ले रहे हो, जिसमें से एक सेट ए जो कि छोटा है बी से, तो जो बड़ा वाला सेट होता है वही आंसर आता है, यूनियन में वही आता है, क्योंकि कॉमन ही लेना है और रिपीटिशन नहीं करना है। अगर मान लो आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि सेट है 1 2 3 4, और बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8, डी है 7 8 9 10, फाइंड द ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन आपको निकालना है। चले भाई जगह बनाते हैं यहाँ पर, और ए और बी का हम यूनियन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों है हमारे पास 4। और अगर हम ए यूनियन बी लें तो क्या होगा, यूनियन लेना है तो रिपीट नहीं करना है, एक नहीं है तो पहली बार तो एक लिख दो, दो ए और बी में देखो दो भी नहीं है, 3 एक बार है तो एक ही बार लिखोगे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी एक ही बार लिखोगे, 4 एक ही बार लिखोगे, 4 एक ही बार लिखोगे, 5 हाँ 5 लिख सकते हो क्योंकि अकेला है, और 6 लिख सकते हो, ये हो गया। ठीक है, वैसे ही ए यूनियन सी, तो जब ए यूनियन सी लिखोगे तो जरा देखो यहाँ पर, इसको मैं हटा दूँ, इसको अगर हम हटा दें तो आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन सी। तो ए में देखो कहाँ है, 1 2 3 4, और सी में है 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं तो रिपीट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आप लिख दोगे ए यूनियन सी में। बी यूनियन सी देखो, बी क्या है 3 4 5 6, और ये है 5 6 7 8, तो 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 7 8 है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा बी यूनियन डी। ठीक है,
तो बी कहाँ, ये बी है, ये डी है, तो बी में क्या है 3 4 5 6 है, यहाँ 7 8 9 10 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी यूनियन डी में क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कॉमन हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब यहाँ पर हम रूल लगा सकते हैं, पहले हम बी यूनियन सी को कंसीडर करेंगे, फिर जो आएगा उससे ए का यूनियन ले लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखें बी और सी में क्या है, हम देखें बच्चों बी और सी में क्या है, तो बी और सी में क्या है 3 4 5 6 5 6, तो बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8, और फिर इसका ए के साथ यूनियन ले लोगे, तो ए के साथ जैसे आप यूनियन लोगे तो ए में क्या 1 2 3 4, 3 कॉमन है 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा, सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लो, तो बी में क्या है, बी में है 3 4 5 6 और डी में है 7 8 9 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बी यूनियन डी। और ए के साथ इसका यूनियन ले लो, तो यूनियन लोगे तो 1 2 तो नया है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 7 8 9 10, ये सब आ जाएंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या है, तो भाई देखो बी यूनियन सी तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, यहाँ पर बी यूनियन सी तो आप निकाल चुके हो, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 होता है, तो बी यूनियन सी आप निकाल चुके हो। डी के साथ देखो, डी के साथ यूनियन लोगे तो डी में आपके पास क्या क्या है 7 8 9 10, यहाँ पे 7 8 है, 9 10 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि डी के अंदर 9 और 10 हैं। इस तरह से हम ये सारे यूनियन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेशन आ जाएगा। पांचवा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन वन अबव, इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ इक्वेशन वन अबव, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें अभी तक यूनियन निकाला था, अब उन्होंने कहा है इनका इंटरसेक्शन निकालो और इंटरसेक्शन निकालो। अच्छा वही क्वेश्चन है, बस अब इंटरसेक्शन के साथ आपसे पूछा है। या देखो x और y, अब इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर x इंटरसेक्शन y है तो जो कॉमन हो कोई वही लेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या है 1, क्योंकि 1 यहाँ है, 3 और 5 नहीं है, 1 यहाँ है, 2 अच्छा 3 भी है, ओके 3 भी है, तो यहाँ हम कॉमन लगा के 3 लिख देंगे, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, यहाँ पर 1 और 3 है, तो x इंटरसेक्शन y 1 और 3 हो गया। a इंटरसेक्शन b क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2, तो a इंटरसेक्शन b में देखो a ये स्मॉल a कॉमन है, बस बी सी है जो कि आगे नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास सिर्फ ए आएगा। तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन होता है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा 3 6 9 12 इस तरह से, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 2 3 4 5 5 तक। अब इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 5 है बस, तो अगर ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो केवल कौन आएगा 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5 ए, और बी क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 7 8 9, तो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ नहीं होगा, तो जो कुछ नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे 5, यानी नल सेट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और पांचवा है कि ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ए के अंदर भाई नल सेट तो है ही है, 1 है 2 है 3 है, और नल सेट अब बी जो है वो नल सेट है, तो नल सेट दोनों में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होगा, 5 आपके पास आंसर के रूप में आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है, सी हमें दिया गया है, डी हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ए और बी का इंटरसेक्शन। खुद ही देखो बच्चों, ए में और बी में क्या कॉमन है, 4 9 11 13, 11 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास 11 एक एलिमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, इसके इंटरसेक्शन। तो 11 13 यहाँ है, 11 13 यहाँ है, 15 यहाँ है, कोई बात नहीं 15 इधर नहीं है। तो इसमें आपके पास 11 और 13 ही कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में यही आएंगे। अब क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी। तो ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी देखो, तो सी है आपके पास, डी है, इसमें कौन इंटरसेक्शन है, तीसरे पॉइंट में आपके पास हो जाएगा। पहले देखो सी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो सी इंटरसेक्शन डी से आपके पास आ जाएगा 15। ओके, ए के साथ देखो, ए में 3 7 9 11 है, तो 15 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जैसे आप ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नल सेट या एम्प्टी सेट। तीसरा क्वेश्चन में आंसर होगा एम्प्टी सेट। चौथा है ए इंटरसेक्शन सी, ए है सी है, 11 13 15, यहाँ 11, तो यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 11 ही आपके पास आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी भी 11 था, ए इंटरसेक्शन सी भी 11 है। बी इंटरसेक्शन डी, बी में है 7 9 11 13, डी में है 15 17, कुछ नहीं होगा कॉमन। पांचवा क्वेश्चन होगा बी इंटरसेक्शन डी भी नल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले तो आपको बी यूनियन सी निकाल देना है। तो बी यूनियन सी क्या है, बी में है 7 9 11 13 और सी में है 11 13 15, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा 7 9 11 13 15, ये हो गया। अब अगर आप ए का इंटरसेक्शन लोगे इस बी यूनियन सी के साथ, तो देखो ए में क्या कॉमन है, 3 5 7 9, 7 9 11। तो यहाँ पर अगर आप इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो 7 9 11, यही 3 एलिमेंट का सेट यहाँ पर बचेगा, 7 9 11। ए इंटरसेक्शन डी क्या है, ए ये है, डी ये है, 15 17 और यहाँ 11 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। 5 7, ए इंटरसेक्शन डी क्या है, नल, कुछ नहीं आएगा। 8 में क्या है, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी तो हमने निकाला है, बी यूनियन डी नहीं निकाला, बी यूनियन सी निकाला। तो बी और डी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका पहली बात तो बी यूनियन डी जो है वो क्या हो जाएगा, बी 7 9 11 13 और 15 17 हो जाएगा, 7 9 11 13 15 17, ये हो जाएगा। अगर आप इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो जरा देखो ए में क्या कॉमन, ए में 3 5 7 9 11, तो 7 9 11, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 9 11, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें यहाँ पर बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या होगा, 7 9 11 13 15, तो बी यूनियन सी की वैल्यू है 7 9 11 13 15, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाला, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है केवल और केवल 11। तो इस तरह से बी यूनियन सी में 11 है, ए इंटरसेक्शन बी में 11 है, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो केवल एक ही सेट बनेगा जिसमें कि 11 एक ही एलिमेंट होगा 11। ऐसे ही बी यूनियन सी देखो, तो बी यूनियन सी में क्या है, 7 11 15, हमने लिखा है, कहीं लिखा होगा 7 11 15, हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है 7 11 15। और ए यूनियन डी क्या है, ए है 3 5 7 9 11 और 15 17, तो ये है 3 5 7 9 11 15 17। अब जरा देखो 7 11 15 यहाँ भी है, 7 11 15 यहाँ पर भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 11 15, चूँकि ये दोनों में ही कॉमन है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हम यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस जो सेट थ्योरी क्वेश्चन है इनको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से हमने ख़त्म कर दिए, और इसको भी हमने कुछ हद तक ख़त्म कर दिया है। बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और फिर हम आगे मिसलिनियस वगैरह को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।